नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बाराबंकी के मसोली क्षेत्र में चमक मार्ग की पैरमाइश को लेकर लेखपाल की मनमानी करने और नक्शे की गलत व्याख्या करने का आरोप है। आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। बाराबंकी के मसौली क्षेत्र के देवकालिया गांव में चकमार्ग पर पैमाइश को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। प्रार्थी ने लेखपाल मनोज सिंह पर मनमानी का आरोप लगाया। सुबह 8 बजे पैमाइश के लिए पहुंचे लेखपाल ने चकमार्ग की नपाई न करते हुए सीधे प्रार्थी के खेत की नपाई शुरू कर दी। लेखपाल का कहना था कि नक्शे में दर्ज चकमार्ग की कोई स्थिति मौके पर नहीं है और वहां 80 साल पुरानी नाली है, जबकि प्रार्थी का कहना है कि नक्शे पर नाली के बाद चकमार्ग दर्ज है। विवाद गाटा संख्या 309 को लेकर है। राजेंद्र प्रसाद और राकेश कुमार का कहना है कि लेखपाल गाटा संख्या 306 में चकमार्ग बता रहे हैं, जबकि वास्तव में ये गाटा संख्या 309 में स्थित है। किसानों का आरोप है कि लेखपाल ने चकमार्ग की पैमाइश नहीं की और नाली के पश्चिम खेत में फीता चला दिया, जबकि नक्शे के अनुसार मार्ग 309 गाटा संख्या के बाद दिख रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। बाराबंकी की इस खबर के बाद अगली खबर भी बाराबंकी के है। बाराबंकी के रामपुर कटरा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 2 दुकानें जलकर राख हुई, जिसमें 1.5 लाख रुपए की नकदी और कई सामान जलकर नष्ट हो गए हैं, जिससे करीब 5 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र के कस्बा रामपुर कटरा में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग में जर्नल और बुक स्टोर की दुकानें जलकर राख हो गई। रविवार सुबह तकरीबन 9 बजे ताजुद्दीन की जर्नल स्टोर में अचानक से आग की लपटें निकलने लगी। आग इतनी भयंकर थी कि बगल में स्थित बुक स्टोर की दुकान भी इसकी चपेट में आ गई। ग्रामीणों के प्रयास के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, तब तक दुकान में रखी 1.5 लाख की नकदी, 4 फ्रीजर, बैटरी पैनल, मोबाइल, सीसीटीवी कैमरे, एलसीडी और अन्य सामान जलकर राख हो गए। इस हादसे में करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। बाराबंकी की खबर के बाद रुख करते हैं आगे। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल बिजनौर पहुंचे, जहां गंगा एक्सप्रेस वे के जिले से न गुजरने पर जनपद वासियों का रोष था और विधायक व नगर पालिका चेयरमैन ने इसका विरोध करते हुए मंत्री को ज्ञापन सौंपा। आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। प्रभारी और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल हाल में ही बिजनौर पहुंचे, जहां गंगा एक्सप्रेस वे और जिले से न गुजरने को लेकर जनपद वासियों में रोष देखा गया। विधायक सदर और नगर पालिका चेयरमैन ने राज्य मंत्री के समक्ष जनता का पक्ष रखा और गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। राज्य मंत्री ने यूपी मुख्यमंत्री से इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया। गंगा एक्सप्रेस वे की शुरुआत बिजनौर से न होने पर सोशल मीडिया पर जनपद वासियों की निगरानी भी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश बजट में गंगा एक्सप्रेस वे के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल बिजनौर के बीजेपी कैंप कार्यालय भी पहुंचे। न्यूनतम दरों पर बिल्कुल नाके बराबर होती है 5 लाख रुपए तक का ब्याज। कि उसके अंदर मछली पालन भी आता है, उसके अंदर जो सुअर पालन भी उसके अंदर आता है, उसके अंदर मधुमक्खी पालन भी आता है। तो वो छोटा किसान है, उन सबको भी संरक्षित करके 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का ये विषय सरकार ने लिया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीएम कृषि धन धान्य योजना, देश भर के अंदर 100 जिले ऐसे जो थोड़ा पीछे हैं, उतने सक्षम और संपन्न नहीं है, तो उनको धन धान्य योजना के साथ जोड़ने का काम किया, ताकि किसान वहाँ के संपन्न और सक्षम हो। इसके अलावा कपास के लिए, मखाना के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है वहाँ उसका आयोग बना करके वहाँ भी उनको पोषित करने का काम किया। एमएसएमई के लिए भी हम सब जानते हैं, जो छोटे हमारे व्यापारी हैं, उद्यमी, जैसे हमारा विभाग भी है स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन का, या बहुत सारे ग्रेजुएट होते हैं, जिसे बीए कर लिया, जिसे इंटरमीडिएट कर लिया, और बच्चे घूमते रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रशिक्षण देकर के ऐसे सब युवाओं को 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण, और वो वापस कर देगा विद इन टाइम, तो 10 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी के। कोई बैंक में रखना नहीं है, कोई कर्जा नहीं रखना, कोई मकान नहीं रखना, क्योंकि बहुत गरीब लोग ऐसे होते हैं जिनमें मकान होता है ना जमीन होती है। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए तक का वापस कर देगा, तो 10 लाख रुपए उसमें से उनको देने का काम उसके अंदर हुआ।
तो एमएसएमई के अंदर भी ये विषय है। हमारा एक्सप्रेसवे आपका जनपद मुजफ्फरनगर औद्योगिक क्षेत्र में एशिया में बहुत ऊपर है। हम मुगल में हैं तो गंगा यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से शुरू करी थी और बैराज से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नजीबाबाद में घोषणा की थी। तो सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और आप सरकार है, हमारा निवेदन साहब आपसे आप हमें दया करें। मंत्री जी हमारा संदेश माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हैं। एक मिनट मंत्री जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर गंगा एक्सप्रेस में यहाँ से नहीं निकला तो किसान तो इस समय 80% तैयार बैठे हैं, बाकी जनता की परिस्थिति आपको जिले में नहीं मिलेगी। बहुत सीधी चीज बता रहा हूँ मैं आपको। और बिजनौर की जनता ऐसी है, पत्रकार है, भविष्य बताने के आदत, भविष्य बताने लग रही है। आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लो भाई साहब। किसान फायदे में नहीं है, जब उनसे बात कर लेंगे, भविष्य बता रहे हैं। हम उनसे बात कर लेंगे, आप हमसे भाग नहीं करेंगे, हम चीन के भाग में बात करेंगे। नवीन भाई बीच में आप पत्रकार की नाते बात करो, आप मुझे क्वेश्चन बताओ, मैं आपको जवाब दूं। पत्रकार बिजनौर के निवासी हैं, पहला पत्रकार बात हम वोटर भी नहीं मारा किसी ने। और क्या अच्छा समझ तो आप ऐसे कैसे तो जिले में कुछ नहीं आप कैसे किसान नहीं घुसने देंगे। तो आप एक बात किसान से बात कर लेंगे, हम बात कर लेंगे ना, हम तो माध्यम है, आप तो हम उनसे बात कर लेंगे, हमने किसानों में हम उनसे बात कैसे बात रख लो, सारी रिकॉर्डिंग नहीं करवा रहे, सारी बातें रिकॉर्डिंग कर बात नहीं है हमसे, और रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो भाई। ऐसा थोड़ी होता है। और बिजनौर से निकलना चाहिए, बिजनौर से गंगा एक्सप्रेस निकलेगा तो मुजफ्फरनगर पहली सी औद्योगिक क्षेत्र है, बिजनौर का भी विकास होगा। अच्छा एक चीज पहली सी औद्योगिक क्षेत्र बिजनौर से हरिद्वार में 75 किलोमीटर आ रहा है, कौन सा मार्ग है कनेक्टिविटी जो इसको जोड़ देंगे आप, ये बता दो आप। बिजनौर से हरिद्वार में 75 किलोमीटर आ रहा है, कौन सी कनेक्टिविटी है जो हरिद्वार से बिजनौर के बीच में मुड़ जाएगी, जो आप बता रहे हो कि वहाँ इधर से जोड़ देंगे, इधर कनेक्टिविटी कर देंगे, इधर से कर देंगे, वो कौन सा मार्ग है? आप अगर गए हो तो नहीं कर ये तो लंगा रह जाएगा बिल्कुल बिजनौर से हरिद्वार। मैं आपको विषय बताऊं, जितने हाईवेज हैं वे सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कहाँ से देखा आपने? जैसे आपका पानी बस वाला बिजनौर से हरिद्वार बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर से मैं अपनी बात तो कह लूं, मंत्री जी की सुन लो यार, बात तो कह लूं यार, बात तो सुनने से ही पता चलता है। पानी पर खटिया मार मान लो आपका, पानी पर खटिया मार, तो पानी पर गंगा यात्रा भी यहीं से शुरू करी थी बिजनौर से। पानी पर खटिया मार के, तो पानी पर खटिया मार के जहाँ से जैसे मान लो हो जाएगा तो मुजफ्फर से हो जाएगा खटीमा तक, तो वो जहाँ भी आपस में कनेक्टेड होंगे तो वहीं जाए बिगड़ जाएगा, वहीं से उसमें जिसको दिल्ली आ बात तो पूरी बात तो कर मैं नहीं कर पा रहा, अपनी बात मुख्यमंत्री सामने रखते इसी बात जिले में आपको पता सारी सीट चले जाएंगी एक्सप्रेस वे में, सब रह जाएंगे। यही हाल है। इतनी बड़ी घोषणा मत करो, अरे ऐसा मत, ऐसा ना नगर पालिका में ऐसा मत, इतनी बड़ी घोषणा मत करो, इतनी बड़ी घोषणा मत करो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नाराजगी है ना, नहीं रात को मैं आप जवाब दो, ऐसा नहीं बस विषय जो एक्सप्रेस वे है, जो विधायक जी ने बताया कि इसको बिजनौर का चलाया, बिजनौर से हरी बनेगा पूरा आपके सामने, हमने देखता हूँ कितना बड़ा काम चला रहा था, कितनी स्पीड से काम हो रहा, ये सारी कनेक्टिविटी आपस में जुड़ेगी। एक्सप्रेस वे जहाँ तो मुजफ्फरनगर में ये पता नहीं है कहाँ से बनेगा, कौन सी रोड पे निकलेगा, अभी उसका नक्शा भी पास नहीं हुआ, सर्वे चल रहा है, तो उसमें से होकर के ये चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी। मतलब यहाँ से तो व्यक्ति गया, जैसे आपको अभी मेयर जाना है, ऐसा तो नहीं मेयर का सीधा रास्ता है यहाँ से, तो आप बैराज पार करते हो, उसके बाद मीरापुर जाते हो, मीरापुर से आप जुड़ते हो, तो वही चीज़ आप 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जहाँ भी आप जाओगे वहाँ से एक्सप्रेस वे चढ़ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हर जनपद के जुड़ के आ सकता है। आप मेरी बात नोट करिए, अपनी बात अपनी कहीं मुझे दिक्कत नहीं, पर वो हाईवे जो है ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जिसको बलिया जाना, जिसको प्रयागराज जाना उस पर चढ़ गया, जिसको पानीपत खटीमा जाना उस पर चढ़ गया, जिसको दिल्ली जाना दिल्ली वाले पे चढ़ गया, आपस में इंटरकनेक्टेड। मंत्री जी जो ये हाईवे जो बन रहा है ना वो गंगा के किनारे किनारे बनने का प्रोजेक्ट था, अब मुजफ्फरनगर ले जाने का क्या मतलब ये बताइए। हरिद्वार जाएंगे तो कहाँ जाएंगे भाई जब गंगा का प्रोजेक्ट था, गंगा के किनारे जाना था तो मुजफ्फरनगर से क्या
कनेक्शन आपस में इंटरकनेक्ट। कनेक्शन तो मुझे बताओ जी, बताओ देखो, मुझे बताओ जी। मीडिया वाला ठीक है ना? बिजौर, नजीराबाद, हरिद्वार। चिट्ठी आप इसी के संबंध में बस साहब मैं भी आपको चिट्ठी दे चुका हूँ मेरी बिजनौर की, आप मांग को बदल पे रखें, विधानसभा में भी रखें, ये बहुत जरूरी है हमारे को भी पिछली बार भी आपको ध्यान होगा जब कोरोना आया था तो 22,000 करोड़ रुपए का ऐसा पैसा देने का सरकार ने काम किया था जो इंडस्ट्रियां बंद हो गई थी, और उन इंडस्ट्रियों को बंद होने के बाद उनको पोषित का पैसा दीजिए, पैसा वापस करिए ताकि फैक्ट्री चल जाए। तो उसी क्रम में इस पैसे को राशि को और अधिक बढ़ा करके ऐसी सब इंडस्ट्री को पोषित करने का काम किया जो तो सिख हैं या बंद होने की पोजीशन में हो गई हैं, उनको भी वो पैसा दे करके बहुत उसका इंटरेस्ट भी 2% घटाया है, और उसको घटा करके किसान उद्यमियों को उनको पोषित करने का सरकार कर रही है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी चर्चा मैंने आपसे की है। हम सब जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है, हाईवेज बढ़ रहे हैं, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी है, इंटरनेशनल कॉरिडोर बना है रेलवे का, और उसमें से जो ट्रैफिक हमने अभी देखा था कि जो वाहन माल वाहक ट्रेनें 48 घंटे में 72 घंटे में पहुंचती थी, उन फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से वो 48 घंटे के अंदर देश में कहीं से कहीं भी पहुंचेंगी। तो वो भी फ्रेट कॉरिडोर पूरे देश की कनेक्टिविटी करके उसका भी जो भी क्षेत्र है उसको बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। उनका सर्वे हो रहा है, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ बिजनेस हैं, इंडस्ट्रियाँ हैं, जहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग यानी व्यापार आ भी रहा है जा भी रहा है, ऐसे क्षेत्रों को सरकार बढ़ाने का काम कर रही है। उसके अलावा जो नेक्स्ट विषय इसी का एक पार्ट है कि देश के नागरिकों को भी इस तरह सक्षम बनाने के लिए समावेशी विकास हमारे देश का हो और सबकी भूमिका इसके अंदर बने। और बहुत महत्वपूर्ण विषय तो शिक्षा का है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मेडिकल की क्लासेस बढ़ाई गई हैं। हम सब जानते हैं एक जिला और एक मेडिकल कॉलेज ऐसा पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है, पूरे देश में हुआ है, और अपने जिले के अंदर भी मेडिकल कॉलेज तैयार है, एडमिशन शुरू हो गए उसके अंदर। अभी मैंने डीएम से पूछा तो बता कि 40 सीटें हमारे यहाँ फर्स्ट या इशू हो गई हैं, उसको लगातार बढ़ाएंगे। तो ऐसा और 15,000 सीटें केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने का काम उसके अंदर हुआ है। 15,000 सीटों की सौगात केवल उत्तर प्रदेश को मिलने का उसके अंदर काम हुआ। तो युवाओं के लिए किसान, युवा, महिलाएं, तो इन सबको टारगेट करके, और जो हमारा विशेष रूप से इस बार जो थीम है वो सबका विकास, तो ये चर्चा जो मैंने आपसे की है इससे महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, श्रमिकों को ऐसे सरकार जिनके कच्चे मकान हैं, अभी तक भी गाँव के अंदर भी मकान कम बन रहे थे, तो गाँव के अंदर भी लगभग 3.5 लाख मकान बनाने का टारगेट सरकार ने रखा है कि गाँव के अंदर भी जो भी ऐसे मजदूर हैं, बहुत गरीब हैं, जिनके मकान अभी नहीं बन पाते, क्योंकि फर्स्ट फेज में शहरी क्षेत्रों में मकान ज्यादा बने, गाँव में कम बने। इस बार जो टारगेट है मुख्य रूप से वो गाँव के। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ आजम अल अंसारी की रिपोर्ट। अगली खबर फिरोजाबाद की है। फिरोजाबाद के एक दिन पहले गायब हुए युवक का शव रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसके बाद परिवार ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शव को उठाने को लेकर पुलिस और परिवार में टकराव हुआ और महिलाएं शव को छुड़ाने के लिए पुलिस से भिड़ गईं। आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। फिरोजाबाद में एक दिन पूर्व गायब युवक का शव रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिससे परिवार में गुस्सा फैल गया। शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिवार के लोग पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। परिवार के सदस्य शव को उठाने के खिलाफ थे, जिससे पुलिस को शव उठाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। पुलिस और परिवार के बीच विवाद बढ़ने पर पुलिस ने शव को जबरन उठाया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। महिलाएं पुलिस से शव को छुड़ाने की कोशिश कर रही थीं और पुलिस की जीप के पीछे भाग रही थीं। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा और शव को जबरन उठाया, जबकि परिवार के लोग रोते रहे। मौके पर सीओ जसराना और कई थानों का पुलिस फोर्स मौजूद रहा। लड़के हैं, उनके साथ 3 लोग थे, उन्होंने मारा है। एक का नाम सुरेंद्र, एक का नाम राधेश्याम, एक का नाम विजेंद्र था। कल शाम को 4 बजे तक गायब हुए। मतलब महिला इनने रिपोर्ट उठाई और पुलिस वाले ने डेड बॉडी उठा करके और नहीं चले गए, और महिला लपटी उनको छुड़ा करके वो ले गए। हम यहाँ मौजूद थे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहगंज से है,
जहां नव स्थापित न्यू कैम्ब्रिज स्कूल का भव्य उद्घाटन एसडीएम राजेश चौरसिया के द्वारा किया गया, जिसमें शिक्षा के महत्व पर चर्चा की गई और कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। जौनपुर के शाहगंज स्थित अयोध्या मार्ग पर न्यू कैम्ब्रिज स्कूल का भव्य उद्घाटन समारोह हुआ। एसडीएम राजेश चौरसिया ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर कई गणमान्य लोग शामिल हुए, जिसमें पत्रकार संघ के अध्यक्ष हेमंत तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक अजीत सिंह चौहान, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, लॉयंस क्लब अध्यक्ष मनीष अग्रहरी, स्कूल चेयरमैन नैयर आजम, प्रबंधक निदेशक साजिद खान, रामनारायण पांडे, आजम खान, सभासद सेम अग्रहरी, सपा नगर अध्यक्ष अरशद अंसारी, जेसीआई शाहगंज सिटी अध्यक्ष प्रतिनिधि सौरभ सेठ समेत कई लोग शामिल रहे। एसडीएम ने शिक्षा को देश की प्रगति का आधार बताया और विद्यालय प्रबंधन को इस बारे में पहल करने के लिए बधाई दी। देखिए, शाहगंज जौनपुर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है, बड़ी आबादी है और शाहगंज को वास्तव में एक और अच्छे विद्यालय की आवश्यकता थी। क्वालिटी एजुकेशन आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि यह नया विद्यालय जो अंग्रेजी मीडियम का है, न्यू कैम्ब्रिज स्कूल, यह शाहगंज और आसपास के रहने वाले लोगों के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का स्थान सिद्ध होगा। सीबीएसई पैटर्न का स्कूल है और शाहगंज जैसे स्थान पर इस तरह के स्कूल की महती आवश्यकता थी। मुझे उम्मीद है कि विद्यालय अपने अच्छे और बड़े संकल्प के साथ प्रारंभ हुआ है और भावी भारत की रचना के निर्माण में इसकी बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों को जितनी बेहतर शिक्षा मिलेगी, भारत का भविष्य उतना ही उज्जवल। सर, जैसे कि हर जो विद्यालय अपना एक बेहतरीन प्रदर्शन का दावा करता है, तो ऐसे में आप अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या गुणवत्ता देखें वो? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आज के समय में आप कहीं भी जाएं, चाहे कोई बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, चाहे बड़ा कस्बा हो शाहगंज जैसा या जौनपुर शहर जैसे स्थान हो, यहाँ विद्यालय तो बहुत है। कायदे की बात है कि ज़्यादा विद्यालय होंगे तो उनके बीच में कंपटीशन होगा और प्रतिस्पर्धा जब होती है तो फिर क्वालिटी निकल करके सामने आती है। हालांकि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत से ऐसे स्कूल आजकल नए खुल गए हैं या बहुत दिनों से चल रहे हैं जो खाली व्यावसायिक दृष्टि से उनका संचालन हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के विद्यालयों पर नियंत्रण और उनकी गुणवत्ता को समय समय पर जांचने की आवश्यकता है। हालांकि जो मैंने यहाँ देखा और महसूस किया है, न्यू कैम्ब्रिज स्कूल में इनका स्टाफ बहुत एजुकेटेड और क्वालिफाइड है और इसके अलावा इनका जो प्रबंधन है और इनके विद्यालय का जो लोकेशन है और जिस तरीके से बड़ा खूबसूरती से इन्होंने उसको तैयार किया है, अब यह अपेक्षा की जा सकती है कि इनसे बेहतर शिक्षा मिलेगी और इससे बहुत से लोग लाभान्वित होंगे। जी सर, आप उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से सर देखा जाता है आजकल पत्रकारों पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव या पुलिस में कभी कभी झड़पें सामने आती है सर, खबरों को लेकर इस तरीके से कितनी परेशानियां सामने आती है, क्या कोई सुरक्षा कानून इसको लेकर आना चाहिए सर? देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून की बात तो हम बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने इस पर अच्छी पहल की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ। हालांकि समय समय पर उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार स्वयं इस तरह के आदेश जारी करते रहे हैं, पारित करते रहे हैं अपने पुलिस अफसरों के बीच में कि पत्रकारों की सुरक्षा को प्रायोरिटी पे लिया जाए। लेकिन आज जो समय है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें पत्रकार सुरक्षा कानून की बहुत ज़रूरत है। कानून तो बन जाए, ठीक है, कानून भी ज़रूरी है, कानून के अलावा उस कानून का जब तक कानून नहीं बनता, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने कि जो भी आदेश उच्च स्तर से आते हैं न्यूनतम यूनिट तक उसके अनुपालन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
अक्सर देखा जाता है सरकार की खामियां जो पत्रकार दिखाते हैं, अक्सर उनके खिलाफ सर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अभी फिलहाल दैनिक भास्कर को भी देखने का एक पत्रकार मुकदमा दर्ज हो गया। ऐसे उत्तर प्रदेश में कई जहां सर सामने आते हैं, कोई जैसे मिड डे मील का कोई खुलासा कर दिया, उसके पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। आपको बताया जाता है कि आप प्रिंट नहीं, डिजिटल नहीं, ये नहीं, उसको बताया जाता है। ऐसा होना चाहिए सर, आप किस तरीके से आप उसको देखते हैं? ऐसा अगर होता है तो नहीं होना चाहिए। कुछ घटनाएं अतीत में हुई हैं जी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है, उसके बाद चीज़ें सुधरी भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना तो ज़रूरी है, लोकतंत्र में किसी भी सरकार को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सम्मान के बारे में सोचना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो जाहिर सी बात है, ये सरकार का धर्म और कर्तव्य है कि ये सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं ना हो। हालांकि एक बात और है, मीडिया को भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आपकी कुछ सीमाएं हैं, आपसे कुछ सकारात्मक अपेक्षाएं हैं, और अगर आप उसको लांघ करके जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ न कुछ अनुचित अवश्य होगा। जी, बस। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।